नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है नए एपिसोड में। बांग्लादेश ए के खिलाफ दोबारा शिकस्त मिली है इस बार नेपाल को। आज के मैच की बात करूंगा तो सभी फैंस बहुत नाराज़ हैं और सभी निराश भी हैं। हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे के मारी, ऐसा मतलब कि फील हो रहा है कि बॉलिंग में ही हमारी शुरू में ही हमने लूज़, पावर प्ले में फिर हमने अपनी गेंदबाजी और डेथ बॉलिंग में काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली। अभी भी टीम के पास हमारे पास प्रॉपर कोई डेथ बॉलर नहीं है जो डेथ में आके आपको अच्छा एक ओवर निकाल के दे सके। हमारे पास कोई फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा पेस के साथ जो पेस से बीट कर सके, ऐसा प्लेयर अभी तक हमारे पास नहीं है। मेरी एक वीडियो कि हमको फास्ट बॉलर्स की आवश्यकता क्यों है, आप ज़रूर जाके देखिएगा कि उसमें मैंने यही बताया कि नेपाल के अंदर फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और जो आ भी पा रहे हैं तो वो उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमें पता चले कि जब आपके बॉलिंग के अंदर एक अच्छा खासा पेस नहीं है, जब आप अपनी पेस से बीट नहीं कर पा रहे तो आप अपनी लाइन और लेंथ उससे बीट कर पाएँ, पर वो भी हमको देखने को नहीं मिला। तो करण केसी ने भी आज खूब अच्छे रन खाए, और रीजन ढकाल जिन्होंने पहला ओवर किया उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रन लीक करे। उनकी तो बॉलिंग देख के लग रहा था कि 115 120 भी मैक्सिमम शायद उनकी स्पीड हो, शायद उतनी भी ना हो। तो उतनी स्लो गेंदबाजी में इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आजकल जितने भी जो बैट्समैन हैं, जितने भी जो टीम्स हैं, वो आदी हो चुकी हैं 140 प्लस खेलने के लिए। आप जितने भी अभी मैक्सिमम टीम्स देख लीजिए, सबके पास एक आध ऐसा बॉलर है जो 140 प्लस की बॉल फेंकते हैं रेगुलरली। उसी जगह पे जब आप रीजन ढकाल जैसे बॉलर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए उनको हिट लगाना। कोई सी भी लेंथ से उठा के पिक करके उनको ईजिली हिट लगा देते हैं। मैं बोलूँगा सभी पेस बॉलर को इफेक्टिव नहीं लगा। फिर अगेन संदीप लमिछा ने जो अपने 4 ओवर का स्पेल उन्होंने 6 के रन रेट से नीचे रन दिए उन्होंने। तो यही है पिच के अंदर। तो सारी पिछले मैच में हमने बात करी थी कि पिच पेस को सपोर्ट कर रही है। अगर आप पेस देंगे बैट्समैन को तो ईजी हो जाता है पिक करना, और शॉट खेलना काफ़ी आसान लगता है। ऐसा स्पिन बॉलर को फेस करना मुश्किल है इस पिच में, पर फिर भी उन्होंने एक अच्छा खासा टारगेट हमारे को दे दिया। हमारे पेस बॉलर्स ज़्यादा इसमें रन खाते हुए दिखे। और फिर बैटिंग में आते आते फिर वही गलतियां दोहराने वाली जो एक हमारे साथ एक टैग लग चुका है कि गलतियां इतनी हो रही थी बॉलिंग में, फील्डिंग के अंदर भी काफ़ी हाफ चांसेस हमने छोड़े, हम ग्रैब नहीं कर पाए, रन हमको एक्स्ट्रा जो पड़ गए। बैटिंग लाइनअप जो आज का दिख रहा था थोड़ा, मतलब कि स्टार्ट सबको अच्छा मिला। अच्छा मैं बोलूँगा तो मतलब 10 से 12 रन सबने स्टार्ट अच्छा किया। ये नहीं कि पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे आउट हो रहे थे। टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ फिलहाल। कुशल भुरतेल, आसिफ शेख अच्छे टच में लगते हुए ही अपना विकेट दे गए। काफ़ी इजी विकेट, काफ़ी कैजुअल तरीके से आउट हो रहे हैं। फिर लोकेश बम ने दोबारा निराश किया आज। आप रोहित पौडेल ने एक रैश शॉट खेल के टॉप एज लग गया, फिर वो आउट हो गए। तो मतलब कि सभी जितने भी बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर जो मेन कोर बैटिंग यूनिट है, वो सभी अपना विकेट थ्रो क्यों कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस टूर्नामेंट से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ज़्यादा कुछ आप यहाँ से ले जा नहीं सकते, बट आप कम से कम ऐसी कंडीशन में आके सेट हो जाइए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुशल अमल ने दिया। सबसे लास्ट तक टिके रहे, नॉट आउट रहे, 59 का स्कोर किया। उन्होंने दिखाया कि बैटिंग कैसे करते हैं ऐसी पिचेज़ में, और उन्होंने अपना टेम्परामेंट भी शो किया, जो कि हालांकि देखा नहीं जाता था उनसे। अगर यही टूर्नामेंट अगर 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले हम मैचेस खेल रहे थे तो कुशल मल्ल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती थी। वो आते थे, बड़े हिट लगाते थे और अपना विकेट वो भी थ्रो कर रहे थे। बट जब एक बार ड्रॉप होने के बाद, टीम से जब निकलने के बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया है, तो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को अपना विकेट ऐसे ही थ्रो नहीं कर देना है, बेशक रन कम बने। एक ओवर उन्होंने आपने बीच में आपने देखा होगा, एक ओवर लगभग उन्होंने मेडन पूरा ले लिया था, मतलब कि टाइम लिया उन्होंने। 5 बॉल डॉट खेलने के बाद लास्ट बॉल पे सिग्नल लिया है, वो भी एक स्पिनर को। तो तब आप सोच सकते हैं कि कुशल मल्ल भी बिल्कुल सोच समझ के अपनी धैर्यता के साथ अपने विकेट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही स्कोर कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया, रिस्क लिए उन्होंने भी, हिट मारे, 6 भी मारे। बट जहां उनको लग रहा था ये बॉलर थोड़ा ज़्यादा उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था, तो उसके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल रन नहीं लिए। ऐसे मोड पर तो उन्होंने पूरा एक ओवर लगभग मेडन कर दिया। 1 रन आना मतलब मेडन के बराबर ही है। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए दीपेंद्र सिंह अयरी, गुलशन झा, आप फुलर लेंथ बॉल को स्वीप क्यों मार रहे हैं भाई? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब आप बिल्कुल ही पैर के पास टप्पा पड़ रहा है, उसको स्वीप मारने जाना, तो आप ये समझिए कि 90% चांस होते हैं कि वो बॉल आपके बैट से मिस होकर आपके या तो स्टंप्स में जाके लगती है या तो आपके एलबीडब्ल्यू होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दोनों लगातार एक ही ओवर में सेम शॉट खेलते हुए ही आउट हुए। तो गलतियों से सीखना तो हमने, मतलब कि गलतियों से सीखना तो दूर, ये तो गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपके विकेट की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपके बाद आने वाले जो बैट्समैन हैं वो मतलब कि कोई एक आपके बाद कौन आके रन बनाने वाला है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा रैश शॉट खेल देना और फिर टीम के ऊपर लोड पड़ जाना, तो ये आपकी
जो सीनियर प्लेयर हैं उनको काफ़ी समझने की बात है। ये समझना होगा कि इंपॉर्टेंस है विकेट की उनकी, अगर वो लास्ट तक टिकते हैं तो कुछ मैच वहाँ से बन सकता था। 30-32 रन शॉर्ट रह गए, कुछ हमने पिछले मैच की तरह हमने यहाँ भी एक्स्ट्राज रन ज़्यादा दिए और काफ़ी मैं ख़राब बॉलिंग बोलूँगा उसकी वजह से, जो पिच के अकॉर्डिंग हम बॉल नहीं कर पाए। और कोच भी, अब आप ये समझिए कि पिछले मैच में सोमपाल और साहब आलम जो थे, इस मैच में उनको रेस्ट दिया गया, करण केसी और नंदन यादव को मौका मिला गया, रजिन ढकाल को मौका मिला गया। तो आप ये देखिए कोच भी तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, बट फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि आप किस हैसियत से खेल रहे हैं टीम के अंदर और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है टीम के अंदर, और आपको क्या करने के लिए आपको अपनी पोजीशन का वर्थ भी देना पड़ेगा कि आप प्लेइंग लेवल में हैं तो आप उसके वर्दी हैं कि नहीं है। अपना वर्थ जताने के लिए भी आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। दोनों मैच में मेरे को संदीप और कुशल मल्ल से कोई शिकायत नहीं है, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको काम करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आके आप मजाक नहीं कर सकते, इस टाइम पे आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। और जिस हिसाब से आपने क्या बोलते हैं कि नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड में जाके आपने इनिंग्स खेल रहे थे, जैसे मैचेस आपने खेले थे, वैसी टाइप की इनिंग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिली अभी तक। फिलहाल इसका दोष मैं कुछ अपने दोष नहीं कहता, कुछ कमियां हमको यहाँ से सुधारने की क्या ज़रूरत है कि मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। हमको ऐसी पिचेस और ऐसी कंडीशन हमको नेपाल में क्रिएट करने की ज़रूरी है। हमको ऐसी पिचेस और ऐसी कंडीशन नेपाल के अंदर क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि हमें ऐसी फॉरेन कंडीशंस के अंदर एकदम से शॉक ना लगे कि ऐसी पिचेस में हम कैसे बिहेव करें और कैसे बैटिंग करें। बैटिंग करना इजी है, बट जो बाउंस और पेस के कारण हम काफ़ी बीट हुए आज हमारी बैटिंग, और पिच का बिहेवियर हम नहीं समझ पा रहे। तो ऐसी पिचेस हमारे मतलब कि नेपाल के अंदर भी होना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पेसी और बाउंसी विकेट के अंदर हमको प्रैक्टिस उतना नहीं है। नेपाल के अंदर हम टर्न देखते हैं, ट्रैक्स के अंदर थोड़ा लो रहती है बॉल, उतना बाउंस हम खेलने के आदी नहीं है। हमको थोड़ी मुश्किलें उसकी वजह से भी हो रही है, बट हमको अडेप्ट करना ज़रूरी है, अडेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट खेलनी है, हर कंट्री के अंदर जाके खेलनी है, तो हर टाइप के पिचेस हमारे पास अवेलेबल होनी ज़रूरी भी है। 2 बार हम चेस करते हुए मैच हारे हैं, और दोनों बार मैं बोलूँगा हमारी बैटिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और प्लेयर अपना वर्थ नहीं जता पा रहे। टैलेंट है, सब है, टेक्निक सबकी ठीक है, टेम्परामेंट की कमी लग रही है, आप लंबा नहीं खेल पा रहे हैं, इनिंग्स को आप लास्ट तक नहीं ले जा पा रहे हैं, विकेट अपना थ्रो कर रहे हैं अननेसेसरी शॉट्स खेल के। और जब तक टूर्नामेंट हम ये नॉर्मल, ये कोई हम फ्रेंडलीज नहीं खेल रहे हैं, ये एक टूर्नामेंट ही है प्रॉपर। अगर यहाँ से हम टूर्नामेंट जीत के निकलते हैं, शायद अब पता नहीं कितने चांस है हमारे जीतने के, बट फिर भी मैं बोलूँगा अब 2 मैच तो हार चुके हैं, तो 2 मैच हारने के बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें। बस हम अपने पार्टिसिपेशन अच्छी तरीके से देते हैं, और यहाँ से एक आध जीत भी अगर निकाल लेते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलने वाले हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम्स भी हैं, बट यहाँ से अगर एक आध जीत निकाले तो वो एक पॉजिटिव नोट पे हम इस टूर्नामेंट को एंड कर सकते हैं। पर जिस माइंडसेट के साथ हम आए थे यहाँ पर जीतने के लिए, वो माइंडसेट कतई नहीं दिख रहे। प्लेयर थोड़े बहुत निराश तो होंगे, फैंस अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करने का, पर फिर भी ऐसी, जब आपको पता है कि हमने देखे हुए हैं कि उनकी जो प्लेयर है उनका कैलिबर हमको पता है कि वो यहाँ से भी मैच निकाल के लेके जा सकते हैं, बट उन प्लेयर्स से थोड़ी बहुत उम्मीद रखना तो हर फैंस का हक होता है। और अगर आपके ऊपर उम्मीद रख रही है टीम, तो आपका इसी तरीके से ही फैन सपोर्ट करते हैं टीम को। अगर उनकी उम्मीदों को थोड़ा धक्का लगता है तो निराशा होती है। तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी दिख रहा था, जब लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो फैंस का गुस्सा था हर विकेट पे, हर डॉट बॉल पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था। अगर यहाँ से एक मैं पॉजिटिव नोट निकाल सकता हूँ, वही है कि कुशल मल्ला अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और इस बार थोड़े और ज़्यादा मैच्योर होकर आए हैं। थोड़ी लंबी इनिंग्स, अब लग रहा है कि टीम उनके ऊपर रिलाई थोड़ी कर सकती है, वो जता रही कि टीम मुझ पर रिलाई कर सकती है और मैं इनिंग्स को लंबा भी ले जा सकता हूँ, वो अपना एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो आशा है कि बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनकी भी फॉर्म लौट जाए इस सीरीज़ के अंदर। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे लिए आगे मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हमें नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ के साथ एक ऐतिहासिक सीरीज़ खेलनी है बायलैटरल, और उसके बाद हमको वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए ओमान जाना है। तो सबके प्रोफेशंस को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, और यहाँ का फॉर्म डिसाइड करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हम थोड़ा इसमें हमको यहाँ से काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है इस सीरीज़ से। यहाँ से हमको आगे जाने फूंक के अपना कदम रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप हमारे लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट मैच होगा तो पोस्ट मैच रिव्यू लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे नेक्स्ट मैच में। तब तक के लिए नमस्कार।